लोक गाथा और लोक गीतों में प्रधानतः जो भेद होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक स्वरूपगत भेद होता है और एक विषयगत भेद होता है। स्वरूपगत भेद के संबंध में इतना ही कहना पर्याप्त है कि लोकगीत आकार में छोटा होता है, परंतु लोक गाथा का आकार अधिक विस्तृत होता है। उदाहरण के लिए झूमर या सोहर लोकगीत जो 8-10 पंक्तियों में से प्रायः अधिक बड़ा नहीं होता है, परंतु लोक गाथा का विस्तार हजारों पंक्तियों में भी हो सकता है। आजकल आल्हा खंड बाजारों में उपलब्ध है, वह 500 से अधिक पृष्ठों में प्रकाशित भी हुआ है, जिसमें कई हजार पंक्तियां हैं। और राजस्थान की जो सुप्रसिद्ध लोक गाथा है वो है ढोला मारू रात दूहा के संबंध में भी यही बात समझनी चाहिए। राजा रसालू की पंजाबी लोक गाथा भी बहुत बड़ी है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले की प्रसिद्ध सोरठी तथा विजयमल की गाथा भी कुछ कम लंबी नहीं है, जिसे गवैये लगातार कई दिनों तक गाते रहते हैं। अंग्रेजी भाषा में दी जेस्ट ऑफ रॉबिन हुड नामक सुप्रसिद्ध गाथा 1000 से अधिक पंक्तियों में समाप्त होती है। और दूसरा जो भेद है वो विषयगत भेद है। लोकगीतों में विभिन्न संस्कारों जैसे ऋतुओं, वर्षा, वसंत, ग्रीष्म और पर्वों पर गाए जाने वाले गीत सम्मिलित हैं, जिसमें गृहस्थ मतलब जीवन के सुख दुख, मिलन विरह, हानि लाभ, जीवन मरण आदि की वर्णन उपलब्ध होते हैं। तो आपको ये बात बता दें कि विषयगत भेद होते हैं, जीवन से जुड़ी घटनाएं होती हैं उनमें। इन गीतों में कहीं कोई सौभाग्यवती स्त्री पुत्र जन्म के अवसर पर आनंद और उल्लास में मग्न दिखाई पड़ती है, तो कहीं कोई माता विवाह करने के लिए जाने वाले अपने पुत्र को देखकर अपने भाग्य पर फूली नहीं समाती। कहीं कोई विधवा स्त्री है जो पति की मृत्यु से दुखित होकर अपने भाग्योदय को कोसती है, तो किसी बंधिया नारी का करुण विलाप है पाषाण हृदयों को भी पिघला देता है। तो इसमें कहने का आशय यह है कि जीवन के जो विभिन्न अंग हैं उसका ज़्यादा वर्णन दिखाई पड़ता है। तो लोक गाथा आपको पता चल गया कि आकार की दृष्टि से भी बड़ा होता है, लोक गीत जो होते हैं आकार की दृष्टि से छोटे होते हैं। लोक गाथा में जो है गायन के साथ साथ कथा होती है। लोक गीतों में जो है सिर्फ किसी एक जो 16 संस्कार हैं उनमें से किसी एक पक्ष को लेकर जीवन, मृत्यु, विरह, मिलन आदि के गीत गाए जाते हैं, क्योंकि लोक गाथा में पूरी एक कथा चलती रहती है, एक श्रृंखला रहती है। लोक गाथा का वर्ण विषय लोक गीतों से भिन्न है। इसमें संदेह नहीं कि इन गाथाओं में भी प्रेम का पुट गहरा रहता है, लेकिन प्रेम जीवन संग्राम में अनेक संघर्षों का सामना करता हुआ अंत में सफलीभूत हुआ दिखलाया गया है। इन लोक गाथाओं में युद्ध के लिए आला खंड में माधोगढ़ की लड़ाई का वर्णन उपलब्ध है। तो सोरठी पुरुष लोकत्राता और लोक रक्षक के रूप में अंकित किए गए हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसे हैं। बैलेड के लिए लोक गाथा शब्द की उपयुक्तता, अंग्रेजी के बैलेड शब्द के लिए लोक साहित्य के विद्वानों ने गीत कथा शब्द का प्रयोग किया है, परंतु वर्तमान में लेखक की जो ज़्यादा चिंता है वो यही है कि लोक गाथा शब्द का प्रयोग अधिक समीचीन नज़र आता है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने अपने शोध निबंध भोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन में सर्वप्रथम बैलेड के लिए लोक गाथा शब्द का प्रयोग किया था। तो कृष्णदेव उपाध्याय ने अपने शोध निबंध भोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन के दौरान बैलेड के लिए लोक गाथा शब्द का प्रयोग किया तथा अन्य विद्वानों ने भी शब्द को स्वीकार कर लिया। संस्कृत साहित्य में गाथा शब्द का प्रयोग गे पद लिरिक के अर्थ में प्राचीन काल से होता चला आया है। गाथा का अर्थ है पद या गीत, और इस अर्थ में इसका व्यवहार ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में पाया जाता है। महाकवि हाल की गाथा सप्तशती में 700 गाथाओं का संग्रह किया गया है जो आर्या छंद में लिखी गई है। पाली साहित्य में भी पद्यात्मक रचना को गाथा कहते हैं। तो इस प्रकार गाथा शब्द में जो है गीता और कथात्मकता दोनों तत्वों का जो है कहिए कि अंश विद्यमान रहता है। इस प्रकार से दो शब्दों से दोनों भाव द्योतित होते हैं। इसलिए ऐसे प्रबंधात्मक गीतों के लिए जिसमें कथानक की प्रधानता हो के साथ साथ
गेता भी उपलब्ध हो, लोक गाथा शब्द कहलाते हैं। देखिए, कुछ अंग्रेजी के विद्वानों ने जो इस पर बात कही है, ए बैलड इज ए सॉन्ग दैट टेल्स अ स्टोरी आर टू टेक दी other a point of view, a story told in song. It is a lyrical narrative. It is a lyrical narrative. The difficulty is to define the ballad, for it has some of the qualities of an abstract things. It is essentially fluid, nor rigid, nor static. फ्रैक सिजविक ने कहा है, अ सिंपल स्पिरिटेड पोएम इन शॉर्ट स्टैंजाज इन विच सम पॉपुलर स्टोरी इज ग्राफिकली टोल्ड, अ फॉर्म ऑफ नैरेटिव फोक सॉन्ग इज कॉल्ड लोक गाथा। तो लोक गाथाओं की उत्पत्ति के संबंध में जो बहुत सारे विचार दिए गए हैं, लोक गाथाओं को जो लोगों ने विभाजित किया है, इसके उत्पत्ति को लेकर के जो वर्गीकरण किए गए हैं, उसमें आप देखेंगे ग्रीम का सिद्धांत है। ग्रीम का सिद्धांत समुदायवाद है। श्लेगल का सिद्धांत है व्यक्तिवाद का सिद्धांत है। स्टेंथल का सिद्धांत है जातिवाद का सिद्धांत है। बिशप पर्सी का सिद्धांत है चारणवाद का सिद्धांत है। चाइल्ड का सिद्धांत है व्यक्तित्व विहीन व्यक्तिवाद की बात करता है। उपाध्याय का सिद्धांत है समन्वयवाद की सिद्धांत की बात करता है। तो लोक गाथाओं की उत्पत्ति के संबंध में जो ये बताए गए हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि विलियम ग्रीम जर्मनी के सुप्रसिद्ध भाषा शास्त्रवेत्ता थे। इन्होंने जर्मनी की लोक कहानियों का भी संकलन संपादन किया है, जो ग्रीम्स फेयरी टेल्स के नाम से प्रकाशित हुई है। इन गाथाओं की उत्पत्ति के संबंध में इनका एक अनुसंधान अत्यंत मौलिक है। इन गाथाओं की जो उत्पत्ति के संबंध में एक विशेष सिद्धांत है, जैसा वो समुदायवाद के नाम से अभिहित किया जाता है। ग्रीम का यह निश्चित मत है कि लोक काव्य का निर्माण आप से आप होता है। लोक काव्य का निर्माण आप से आप होता है। इसके निर्माण में किसी विशेष कवि या रचयिता का हाथ नहीं होता है। समस्त जनता के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। इसका निष्पादन स्वतः संभूत है। ग्रीम का कथन कि किसी लोक काव्य की रचना के संबंध में यह है सोचना कि उसका कोई विशेष रचयिता नहीं होता है, बल्कि उसका निर्माण आप होता है, और वह समूह में जो है एक प्रकार से उसका जो रचयिता होता है वो समूह हो जाता है। ये कभी किसी कवि या चारण द्वारा नहीं लिखे जाते हैं, किसी एक व्यक्ति की रचना ना हो करके, बल्कि एक समूह की रचना बनने की बात ये कहते हैं। ग्रीम का सिद्धांत है ये। ग्रीम का सिद्धांत समुदायवाद का सिद्धांत है। ग्रीम ने इस सिद्धांत को बड़ा महत्व प्रदान किया है कि लोक गाथाओं की उत्पत्ति किसी एक व्यक्ति या काव्य प्रतिभा का परिणाम नहीं है, बल्कि समुदाय का परिणाम है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये समुदायवाद का सिद्धांत है। इस तरीके से आप चलेंगे कि श्लेगल का सिद्धांत है। श्लेगल के सिद्धांत में ये श्लेगल का सिद्धांत है कि ग्रीम के मत से सर्वथा विपरीत है। अतः इन्होंने ग्रीम के सिद्धांत को बड़े प्रबल तर्कों द्वारा खंडन किया है। लोक गाथाओं की उत्पत्ति के संबंध में श्लेगल का मत है व्यक्तिवाद का सिद्धांत। इनके मतानुसार किसी कविता या गाथा का रचयिता कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य होता है। जिस प्रकार कोई कलात्मक कृति कलाकार की अपेक्षा रखती है, उसी प्रकार कोई कविता भी किसी कवि की रचना का परिणाम होती है। गगनचुंबी अट्टालिकाएँ, अभ्रस्पर्शी प्रासाद, उत्तुंग कीर्ति स्तंभ किसी श्रेष्ठ कलाकार के परिश्रम के परिणाम होते हैं। तो इनका कहना है कि कोई न कोई व्यक्ति ही इसका निर्माता होता है या इसका रचयिता होता है। लोक गाथाओं के जन्म से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्टेंथल का सिद्धांत, जो जातिवाद का सिद्धांत है कि लोक गाथाओं की रचना के संबंध में स्टेंथल का मत है कि जातिवाद का नाम दिया जा सकता है। इन्होंने ग्रीम के कथनानुसार कुछ व्यक्तियों के समुदाय द्वारा लोक गाथाओं की रचना होती है, परंतु इस विषय में स्टेंथल का सिद्धांत किसी जाति रेस के समस्त व्यक्ति मिलाकर लोक गाथाओं का निर्माण करते हैं।
स्टेंथल के अनुसार व्यक्ति चिरकालीन सभ्यता एवं युग में विकास की परिणति है। आधुनिक काल में व्यक्ति की प्रधानता, परंतु आदिम जातियों में व्यष्टि के स्थान पर समष्टि की प्रमुखता पाई जाती है। असभ्य जातियों में प्रधान भावनाएं, रचनाएं और मूल प्रवृत्तियां समान रूप में ही उपलब्ध होती है। जिस वस्तु का अनुभव कोई एक व्यक्ति करता है, समष्टि भी उसी का अनुभव कर लेता है। तो फोक के निर्माण में समान वंश या जाति का होना कितना आवश्यक है, उतना समान भाषा का होना नहीं। यही एकता, जातीयता एक बात है। संसार के छोटे छोटे देशों में ऐसी अनेक सभ्यता, असभ्य तथा अर्ध सभ्य जातियाँ हैं जिनके समस्त सदैव एक स्थान पर एकत्र होकर उत्सव मनाते रहे हैं। तो इस तरीके से ये जाति का सिद्धांत लगाते हैं। स्टेंथल का यह सिद्धांत किसी छोटी जाति के विषय में तो समीचीन हो सकता है, परंतु किसी बड़े देश की बड़ी जाति के संबंध में यह लागू नहीं होता है। अब हम आते हैं स्टेंथल के बाद जो है आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण संवाद है बिशप पर्सी का सिद्धांत है। बिशप पर्सी इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध गीत संग्रहकर्ता थे। इन्होंने उस देश के प्राचीन लोकगीतों का संकलन प्रकाशित किया है। प्राचीन अंग्रेजी कविता का संग्रह है। बिशप पर्सी का सिद्धांत है कि लोक गाथाओं की रचना चारण या भाटों द्वारा की गई है। प्राचीन काल में इंग्लैंड में ये चारण लोग ढोल या सारंगी हार्प पर गाना गाते हुए भिक्षा की याचना करते थे। इसके साथ ही ये गीतों की रचना भी कर जाते थे। इन गीतों को चारण गीत या मिस्ट्रेल बैलेट्स कहा जाता था, क्योंकि इनकी रचना चारणों द्वारा की जाती थी, जिन्हें मिस्ट्रल कहते थे। ये चारण लोग इंग्लैंड के धनी मानी व्यक्तियों के दरबार में जीविकोपार्जन के लिए गीत गाते थे। तो जो है इस तरीके से इन्होंने कहा है कि बिशप पर्सी जो है चारणवाद के सिद्धांत को मानते हैं। अब है प्रोफेसर चाइल्ड का सिद्धांत, व्यक्तित्वहीन व्यक्तिवाद। व्यक्तित्वहीन व्यक्तिवाद। प्रोफेसर चाइल्ड लोक साहित्य के अधिकारी विद्वान थे। इनके द्वारा 5 भागों में संग्रहित तथा संपादित इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉपुलर बैलेड्स के नाम के ग्रंथ है। इनकी अमर कृति है जिससे इनकी अगाध विद्वता और भगीरथ प्रयास का पता चलता है। इनका मानना है कि जिस प्रकार किसी काव्य का कोई न कोई लेखक अवश्य होता है, उसी प्रकार इन लोक गाथाओं की रचना भी किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ही होती है, परंतु उस लेखक के व्यक्तित्व का कुछ विशेष महत्व नहीं होता है। ये बात लाइन ध्यान से सुन लीजिए कि उसी प्रकार जिस प्रकार किसी काव्य का कोई न कोई लेखक अवश्य होता है, उसी प्रकार इन लोक गाथाओं की रचना भी किसी व्यक्तित्व विशेष द्वारा ही होती है, परंतु उस लेखक के व्यक्तित्व का कुछ विशेष महत्व नहीं होता है। इसके बाद हम आते हैं जो छठे विद्वान हैं डॉक्टर उपाध्याय, कृष्णदेव उपाध्याय। इनका सिद्धांत है कि ये समन्वयवाद का सिद्धांत है। डॉक्टर उपाध्याय के मतानुसार इन गाथाओं की उत्पत्ति के विषय में जिन विभिन्न सिद्धांतों का विवेचन पहले प्रस्तुत किया जा चुका है, उनमें सब में कुछ न कुछ सत्य का अंश विद्यमान है। विभिन्न दृष्टियों से ये सभी मत आंशिक रूप से समीचीन जान पड़ते हैं, परंतु किसी एक सिद्धांत को ही सच्चा और प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता। इसलिए सभी सिद्धांतों को ये जो है महत्वपूर्ण मानते हैं और समन्वयवाद की दृष्टि से कहते हैं कि इन सभी पक्षों का लोक गाथाओं में समन्वय होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है लोक गाथाओं का। और लोक गीतों की बात करते हैं तो लोकगीतों के बारे में आपको शुरू में बता दिया कि लोकगीत बहुत संक्षेप में होते हैं और उनके अंदर जो होते हैं जीवन के अंगों का वर्णन होता है। और लोक गाथाओं के भीतर जो है एक बड़ी सी जाति की कथा होती है, एक रेस की कथा होती है। और लोक गाथा जो है एक देश की समूची जो संस्कृति होती है उसको भी अपने भीतर समेटती है। तो ये कुछ खास सिद्धांत हैं लोक गाथा से जुड़े हुए, उसकी उत्पत्ति से लेकर उसकी परिभाषा सब कुछ मैंने आपको बता दिया है।
अभी थोड़ी देर में जब हम अगली चर्चा करेंगे तो लोक कथा किसे कहते हैं इसके बारे में बताएंगे। लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है लोक गाथा और गाथा, लोक गाथा और लोक कथा को लेकर के। तो हम लौटते हैं तो बात करते हैं लोक गाथा और लोक कथा में क्या अंतर है।